हाँ जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। और इस क्रोमेटोग्राफी में मेनली क्या होता है कि जो स्टूडेंट है वो एक कंफ्यूजन में रहता है कि सर हो क्या रहा है। तो हम इसको बिल्कुल इजी वे में देखना, सिर्फ आप 5 मिनट दीजिए और 5 मिनट के बाद आप कहेंगे कि क्रोमेटोग्राफी थी क्या। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज समझना चाहेंगे यहाँ पे। जैसे कि आपने एक चीज पढ़ी थी सोल्यूशन, ठीक है ना। जैसे आप एक चीज पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप देखते हैं कि सॉल्यूशन में हम दो चीजें में डिवाइड करते हैं इसको। एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है मेरे पास सोल्यूट। एक सॉल्वेंट है और एक वहां पर सोल्यूट है। अब एक और चीज देखिए यहाँ पे, अब मैं आपको दो चीजें यहाँ पे दिखाने वाला हूं। एक को मैं बोलने वाला हूं स्टेशनरी फेज, एक को हम बोलेंगे स्टेशनरी फेज, एक को हम बोलने वाले हैं मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। अब सर ये स्टेशनरी फेज क्या है? देखिए, अगर आप स्टेशनरी फेज को समझें, उसके नाम में ही है। स्टेशनरी मींस स्टेबल है, रुका हुआ है। स्टेशनरी है, रुका हुआ, रेस्ट पे है। लेकिन मोबाइल फेज, मोबाइल मींस मूवमेंट करने वाला। मतलब ये क्या कर रहा है हमारे लिए? मूवमेंट। मतलब हम जब भी क्रोमेटोग्राफी करेंगे तो मेरे पास ये टू फेजेस आर प्रेजेंट। वन इज स्टेशनरी फेज एंड द अनदर वन इज मोबाइल फेज। तो हम स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज में ही गेम खेलने वाले हैं। ठीक है, देखिए अब सर हम क्रोमेटोग्राफी करते ही क्यों हैं? आपको पता था कि क्रोमेटोग्राफी जो है ये सेपरेशन टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? सेपरेशन टेक्निक। इससे हम सेपरेशन कर सकते हैं और बोलते हैं कि वन ऑफ द मतलब फाइनेस्ट सेपरेशन टेक्निक है। इससे पहले भी आपने सेपरेशन ट्रिक्स में सब्लिमेशन पढ़ा, डिस्टिलेशन पढ़ा, डिस्टिलेशन के कई पार्ट पढ़े, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, है ना। और उसके बाद आपने, और एक चीज जो सबसे मेन क्वेश्चन था कि अगर प्योर सब्सटेंस है तो प्योर सब्सटेंस हैविंग शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसके बारे में जिक्र किया था हमने पिछली क्लास में कि जो प्योर सब्सटेंस होंगे उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होने वाले हैं। क्लियर? अब क्रोमेटोग्राफी को शुरू करने से पहले हमने एक चीज को समझा, दैट इज मोबाइल फेज एंड स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसको अगर आप अपना दिमाग लगा के समझना चाहोगे तो नहीं समझ पाओगे कि सर हो क्या रहा है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम एक कंडीशन करते हैं, ठीक है। ये क्रोमेटोग्राफी मुझे दिखी न्यूज में, जब मैं न्यूज पढ़ रहा था तो वहां पे मुझे दिखा कि पेरिस में, ठीक है, एक पेरिस में फेब मंथ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि जो कपल्स हैं वो आते हैं। ठीक है, कपल्स आते हैं, एक मेल और एक फीमेल। और वो कपल्स क्या करते हैं कि अपना टेस्ट करते हैं कि जो मेरा पार्टनर है वो मुझसे कितना प्यार करता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो एक पूरा का पूरा सिस्टम बनाएंगे, उसके अंदर कोल जला देंगे। नीचे कोल जलाते हैं ना, वो कोल जला देंगे और कपल को कहेंगे कि चलो इसके ऊपर। तो वो पूरी स्पीड में आते हैं भागते हुए और उसके ऊपर से क्रॉस करते हैं। ठीक है, अगर वो दोनों कपल हाथ पकड़ के एक साथ क्रॉस कर गए तो मान्यता है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, सिर्फ मान्यता है कि ये बोला जाता है कि अगर उन दोनों ने एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के उसे क्रॉस कर लिया एक साथ, तो मतलब उनके बीच का जो प्यार है वो बहुत ज्यादा सच्चा है, गहरा प्यार है। और अगर वो इस कोल के ऊपर जो है कि वो क्या हो गए, सेपरेट हो गए, तो उनका प्यार इतना सच्चा नहीं है। देखो, मान के चलते हैं कि वो यहां से स्टार्ट हुए और बिल्कुल एंड तक आते आते उन दोनों के बीच में इतना सेपरेशन आया बस। ठीक है, तो अब कौन कितना प्यार, अब देखो मैक्सिमम जनता जो है तो आपको पता ही है यार, आपका रिफ्लेक्स एक्शन शुरू हो जाएंगे और आपका हाथ छूटने वाला है यार, वो नीचे गर्म आग लगी हुई है यार, हाथ तो छूटेगा ही आपका। वो तो सिंपल सी बात है सर। लेकिन अब हमें ये था कि सर मतलब अगर मान लो 100 ऑफ कपल्स आ रहे हैं तो उनमें से कोई एक या दो होंगे जो कंप्लीट कर पाते हैं इस चैलेंज को, सारे तो नहीं कर पाते। तो हमने कहा भाई कितना स्पेस रह रहा है इनके बीच में वो भी देख लो, रिलेटिव वो भी मान लो थोड़ा सा, कि मान लो कि एक आया, फीमेल पीछे गिर गई। आपको पता है फीमेल थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, है ना, उनके नीचे के जो फीट है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। वो जैसे ही उसने पैर रखा वो जल गया, वो वहीं चिपक गई। आपने देखा होगा ना, गरम गरम चीज चिपक जाती है, वो वहीं चिपक गई बेचारी।
और जो मेल था वो थोड़ा फ्लो में था, क्योंकि बाकी साइड की फीमेल्स भी तो चीयर कर रही थी ना उसको, है ना, कम ऑन कम ऑन। वो भाग गया, फीमेल पीछे रह गई और वो भाग गया। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि अगर आप मेल और फीमेल को सेपरेट करना चाहते हो तो कॉल आपके काम आ सकता है। वो जो हमारा टेस्ट है वो हमारे काम आ सकता है यहाँ पे कॉल वाला, कि सर आप कॉल पे दोनों को भगाओ। अगर सच्चा प्यार होगा दोनों के बीच में तो बॉन्ड से बॉन्ड बने, भागते आएंगे। अगर सच्चा प्यार नहीं होगा तो क्या होने वाला है? सेपरेशन। ठीक है ना? यही आपका क्रोमेटोग्राफी का बेस है। अगर आप इसको जानते हैं तो मतलब आप क्रोमेटोग्राफी जानते हैं। सर कैसे? आइए देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी में मुझे पता है कि सर सेपरेशन टेक्निक है मेरे पास, और इस सेपरेशन टेक्निक में मेरे पास the two phases are present. First is stationary phase and the second one is mobile phase. stationary phase अगर आप अभी समझे तो stationary phase यहाँ पे कोल है, कोल है, कोल जो रुका हुआ है वो थोड़ी ना भागेगा। और मोबाइल फेज कौन है? वो लड़का और लड़की दोनों जो उसमें भाग रहे हैं। स्टेशनरी फेज कौन है? कोल, कोल है। और मोबाइल फेज कौन है? लड़का और वो लड़की। सिंपल सी गेम सेट हुई आपके लिए यहाँ पे। तो आपको दो फेज पता चल गए, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। ठीक है, एक चीज को और समझते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम अपनी क्रोमेटोग्राफी की बेसिक में जाते हुए इसको खत्म कर लेंगे। 5 मिनट के अंदर और क्रोमेटोग्राफी खत्म। अब क्या हुआ, मान लेते हैं कि सर ये वो कोल वाला एरिया है जहां पे कोल्स पड़े हुए हैं, ये कोल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहां पर एक मेल और एक फीमेल खड़े हुए हैं। अब इन्हें कहो आप चलने के लिए कि चलो चलते हैं, तो आपको लगता है अगर मेरे को खड़ा कर दो मैं तो कहूंगा बेवकूफ, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं भाई, ये कौन सा साइंटिफिक प्यार हो रहा है यहाँ पे कि आप सर जल के दिखाओ तो देखते हैं। अग्नि परीक्षा ले रही है तो है, मैं क्यों अग्नि परीक्षा दूं? तो अब लेकिन गेम तो चलाना था, गेम तो चलाना था। तो इसीलिए क्या किया गया, यहां पे पीछे एक सुंदर कन्या को लाया गया, और इस सुंदर कन्या को कहा गया कि इसे पुश कर, पीछे से धक्का मारो ताकि ये क्या कर सके, आगे तक जा सके। सुनो, ये दोनों नहीं जा रहे थे। जैसे आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, आप उसे अंधेरे में कहो जाओ बेटा वहां तक कुछ सामान उठा के लेके आ, नहीं जाएगा। आपको चलो बेटा मैं साथ चलता हूं, चलो मैं साथ चलता हूं, तो वो आपका फिंगर पकड़ के क्रॉस करेगा वहां से, चलो चलते हैं क्योंकि आप साथ हो। अब ये सुंदर कन्या, ये हमारे पास एक मेल है और ये फीमेल, और इनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं, और आप इनके बीच में बॉन्ड देख रहे होंगे कैसा होगा। 10 साल हो गए इनकी शादी। अब ये सुंदर कन्या ने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। सुनो, इस सुंदर कन्या के साथ क्रॉस कौन कर जाएगा? फीमेल नहीं करेगी। फीमेल क्यों? फीमेल का अट्रैक्शन नहीं है किसके साथ? इस सुंदर कन्या के साथ। लेकिन इस मेल का अट्रैक्शन है किसके साथ? तो सुंदर कन्या के साथ कौन आगे तक जाएगा? मेल। इस सुंदर कन्या के साथ कौन आगे तक जाएगा? और फीमेल रह जाएगी पीछे, ये मेल और ये सुंदर कन्या। समझ रहे हो? और यहां पर ये सुंदर कन्या क्योंकि इनको मूव करवा रही है तो इसे मैं क्या बोल सकता हूं? और मोबाइल। ये क्या था? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। अच्छा एक बात बताना मुझे बिल्कुल साफ, जिसका इंटरेक्शन सुंदर कन्या के साथ ज्यादा है, जिसका इंटरेक्शन सुंदर कन्या के साथ ज्यादा है, तो वो यहीं रुकेगा या दूर तक चला जाएगा? दूर तक चला जाएगा, क्योंकि सुंदर कन्या दूर जा रही है। और जिसका इंटरेक्शन सुंदर कन्या के साथ कम है तो वो यहीं पे आगे रुकेगा या दूर तक जाना चाहेगा? पहले रुक जाएगा। सर जो आपने स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था उसके बिल्कुल पास में ही रुक जाएगा, पहली बात। ठीक है, तो मैं यहां पर देखो दो चीज करता हूं। सुंदर कन्या, सुंदर कन्या मेरे लिए क्या है? मोबाइल फेज। मोबाइल फेज। अच्छा, इधर मैं डालता हूं कोल को
कोल आपके लिए क्या है? स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। डन। अच्छा एक बात बताओ, मान लो फीमेल यहां रुकी, मेल यहां तक गया, ठीक है, तो अट्रैक्शन विद सुंदर कन्या, अट्रैक्शन विद सुंदर कन्या। किसका ज्यादा? मेल का। तो मैं अट्रैक्शन विद सुंदर कन्या लिख सकता हूं कि मेल का ज्यादा है सर किससे? फीमेल से। कोई दिक्कत परेशानी? अच्छा, कोल के साथ, कोल जो है मेरा स्टेशनरी फेज, और मैं यहां बोल रहा हूं अट्रैक्शन विद स्टेशनरी फेज, अट्रैक्शन विद स्टेशनरी फेज। स्टेशन, किसका ज्यादा होगा? मेल का या फीमेल का? फीमेल का। फीमेल का, क्योंकि वो वहीं रुकी। क्योंकि अगर देखो, क्योंकि यहां पर दो अट्रैक्शन है, एक तो सुंदर कन्या के साथ और एक कोल के साथ। कोल के साथ, क्योंकि वो पहले ही रुक गया, तो मैं कहूंगा सर कोल के साथ सुंदर कन्या के साथ इतना ज्यादा नहीं था। क्या आप ये दोनों डिफरेंस कर सकते हो? है जी? क्या आप इन दोनों में डिफरेंस समझ सकते हो कि जब वो पूछे कि किसका अट्रैक्शन ज्यादा है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मोबाइल फेज का अट्रैक्शन ज्यादा होगा अगर मेल का, तो वो ज्यादा दूर तक चला जाएगा, और अगर कोल का ज्यादा है तो वो यहीं रुक जाएगा, क्योंकि कोल उसे अब्सॉर्ब कर लेगा ना, वहीं पे रुक जा, तू कहां चली, वो वहीं रुक जाएगी, क्योंकि पैर जलेंगे, चिपक जाएगी वहीं पे। लेकिन मेल थोड़ी ना रुकेगा। अब सर कहोगे क्या सर इस मेल का इस फीमेल के साथ अट्रैक्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन सुंदर कन्या के साथ ज्यादा होगा, इसलिए उसके साथ चला गया। कह रहा मैं चल रहा हूं। क्या इस मेल का कोल के साथ अट्रैक्शन नहीं होगा? होगा, लेकिन सुंदर कन्या के साथ ज्यादा है, तो वो उधर जा रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि कहीं भी सर कोल के साथ मेल और फीमेल दोनों का अट्रैक्शन ही क्या है, लेकिन किसका ज्यादा है, बात यहां पे डिपेंड करती है। ठीक है, मुबारक हो, आप क्रोमैटोग्राफी समझ चुके हैं, और कुछ नहीं क्रोमैटोग्राफी, सिर्फ इतना ही गेम था। ठीक है, और क्रोमैटोग्राफी, हाँ, क्रोमैटोग्राफी जिसके अंदर हम कौन कितने फेज देखते हैं? स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। और उसके बाद हमने क्रोमैटोग्राफी को दूसरा नाम दिया, थोड़ा जस्ट नाम चेंज किया। क्या? एक आग का दरिया है और जानों के साथ जाना है। अब समझ चुके होंगे कि एक आग का दरिया है और जानों के साथ जाना है। ठीक है ना? जानू यहाँ पे सुंदर कन्या, सुंदर कन्या के साथ जाना है। सुंदर कन्या क्या स्टेशनरी फेज या मोबाइल फेज? मोबाइल फेज। आइए अब समझते हैं हम थोड़ा सा, अब आते हैं थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में। अब वो हो गया क्रोमैटोग्राफी का बेसिक आपके दिमाग में सेट हो गया, सर क्या करना चाह रहे हैं। अब देखिए अब हमारे पास दो टर्म्स आते हैं, फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन, सेकंड वन इज एब्सॉर्प्शन। अगर आप इन दोनों को देखें तो इस पे देख पा रहे होंगे कि आप एड्सॉर्प्शन हमेशा कहां पर होता है? सरफेस पे। कहां पे होता है सर? ओनली सरफेस। तो ये हमारा कैसा फिनोमिना है? सरफेस फिनोमिना। मतलब ये बल्क में नहीं होगा, पूरा अंदर तक एब्जॉर्ब नहीं होने वाली है चीजें। लेकिन जब आप एब्जॉर्प्शन लिखते हो तो एब्जॉर्प्शन सरफेस पे तो होगा ही होगा, लेकिन पार्टिकल की जो पूरा लैटिस है उसके अंदर तक गेम चली जाएगी, है ना? जैसे कि एक सिंपल पहले चौक आते थे, व्हाइट बोर्ड के लिए चौक आते हैं, आप उसे इंक में डिप कीजिए और बाहर निकाल दीजिए, आप देखेंगे कि चौक जो है वो पूरा ब्लू हो जाएगा अगर ब्लू इंक में डाला आपने, और वो ओनली एंड ओनली जो आउटर पार्टिकल्स है ना वही ब्लू होंगे, अंदर तक नहीं जाएगा। तो चौक ने इंक को क्या किया? एब्जॉर्ब। लेकिन आप ये कॉटन बॉल को लेके डाल दीजिए, इंक में डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा? एब्जॉर्प्शन, अंदर तक सारे ब्लू हो जाएंगे। पेंसिल भी ऐसे करती है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। इसीलिए जो हमारा क्रोमैटोग्राफी है वो कैसा फिनोमिना है? एड्सॉर्प्शन। वो किस पे चलता है? एड्सॉर्प्शन पे चलता है। करेक्ट? अरे भाई सरफेस पे ही जाना है, हमने आपके दरिया के अंदर पूरा नहीं कूद के जाना, ऊपर ऊपर सरफेस से काम चला देंगे, नहीं तो वहीं जल के भस्म हो जाएंगे हम तो, है ना? ऊपर ऊपर से भाग रहे हैं बस सुंदर करने के साथ। अब क्रोमैटोग्राफी आप देख रहे हैं, क्रोमैटोग्राफी के टू टाइप्स है सर। फर्स्ट है एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी, एंड सेकंड है पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी, है ना? इसको थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं तो हम लिखेंगे इसे डिफरेंशियल
पार्टीशियन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जो अभी तक आप पढ़ते आए हो, जो अभी तक आपने देखा, एड्सॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे हैं। स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पे दो टाइप की क्रोमेटोग्राफी है जो एड्सॉर्प्शन पे है। फर्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और जो सेकंड वन है वो है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। देखिए, नीट जैसे एग्जाम में यहां से कम भी 2 क्वेश्चन तो पक्के हैं। क्रोमेटोग्राफी भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, मेनली आते हैं रिटार्डेशन फैक्टर पे। ठीक है, तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले कॉलम क्रोमेटोग्राफी, देन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, एंड द लास्ट वन इज पेपर पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी। डन। अब सुनिए, इसके अंदर जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, इसके अंदर 2 फेज होंगे। फर्स्ट वन इज स्टेशनरी फेज एंड द सेकंड वन इज मोबाइल मोबाइल फेज। यहां पे जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड रहेगा। स्टेशनरी फेज कैसा होगा? सॉलिड। और मोबाइल फेज क्या होगा? सर या तो वो लिक्विड हो सकता है या फिर अब सर क्या मैं मोबाइल फेज में सॉलिड लिख सकता हूं? नहीं, क्योंकि वो तो मूव करेगा ही नहीं। सिंपल सी गेम खत्म। इसमें स्टेशनरी फेज कौन होगा? लिक्विड। और मोबाइल फेज कौन होगा? लिक्विड या फिर अरे मोबाइल फेज क्या सॉलिड मूव कर सकता है क्या? नहीं, तो सॉलिड तो मूव कर ही नहीं सकता, तो उसको कैसे आप मोबाइल फेज में डाल रहे हैं? स्टेशनरी फेज हो सकता है, वो भी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में। इसमें एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। डन यहां तक की गए, पक्का चल सकते हैं आगे सर। आइए, ये याद आया, ये मतलब सेट है नहीं है सुंदर कन्या का प्रोग्राम है जी? क्या ये सुंदर कन्या का प्रोग्राम सही है, सेट है मामला? तो चले आगे, क्रोमेटोग्राफी, वो भी कौन सी? कॉलम। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं अभी एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एड्सॉर्प्शन में भी फर्स्ट वन कौन सा मेरे पास? कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो जब भी आप क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फिक्स करना होगा कि सर यहाँ पे स्टेशनरी फेज कौन सा है और मोबाइल फेज कौन सा है। स्टेशनरी फेज कौन है यहाँ पे? सॉलिड। और मोबाइल फेज कौन सा है यहाँ पे? लिक्विड या फिर गैस। अब एक चीज देखिए, यहाँ पर जो हम स्टेशनरी फेज ले लेते हैं मेनली एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में, वो या तो आपका होगा सिलिका जेल, या तो क्या होगा? सिलिका जेल। मतलब अब कोल को रिप्लेस कर लिया हमने किससे? सिलिका जेल से। सिलिका जेल में चल के जाना है भाई। एक आग का दरिया है और जानू के साथ जाना है। हाँ, जानू के साथ है। हाँ, और अगर आपकी जानू मिशा है, सुंदर कन्या नहीं है, तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे, डर लगता है सर, है ना। गला सबका सूखता है, और साथ में वाइफ हो तो वैसे सूख रहे भाई। अब अच्छा, इसमें मोबाइल फेज आप कोई भी लिक्विड या फिर गैस जो हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या है, देखिएगा ध्यान से। ये मैंने एक प्लेट लगा ली जिसमें सिलिका जेल डाल लिया, ठीक है। सिलिका जेल पूरा लगा हुआ है इसके अंदर अच्छे से। अच्छा, और क्या ले लेते हैं? अब मैंने क्या किया, इसके अंदर मिक्सचर डाला जिसमें क्या क्या प्रेजेंट था? ए और बी। ए और बी का मिक्सचर था, वो मैंने यहां पे डाल दिया। क्योंकि मुझे ले देके कॉलम क्रोमेटोग्राफी करनी क्यों है भाई साहब? क्योंकि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर? सेपरेशन। किसका सेपरेशन? ए और बी का, मेल और फीमेल का क्या करने वाले? सेपरेशन। सेपरेशन। आओ, तो मैंने ये भाई आपके लिए क्या? आग का दरिया। मतलब आपको क्रोमेटोग्राफी करनी है तो लाइन एक ही है, आग का दरिया है और जानू के साथ जाना है। पहले को आग का दरिया बना लो, मेल फीमेल लेके आओ। तो मैं मेल फीमेल लेके आया, कलर चेंज करते हैं, ये ए और बी, ए और बी। करेक्ट। अब चलते हैं आगे।
आइए, अब मैंने क्या किया, क्योंकि ये आगे नहीं जा रहे थे, आगे जा नहीं रहे थे, ये डर रहे हैं, तो किसको लेके आया? सुंदर कन्या। कौन है सुंदर कन्या यहाँ पे? मोबाइल फेस। सुंदर कन्या मोबाइल फेस भी साथ में डाल दिया है जी। मोबाइल फेस मतलब ऊपर से कुछ भी डालूंगा ना लिक्विड, अब मैंने कैसे शो करूंगा? लिक्विड डाला ताकि हमें पता चलता रहे। अभी दिखाता हूं आपको ओरिजिनल डायग्राम, ये एक बार समझने के लिए। अब क्या होगा सुनो, जो सुंदर कन्या के साथ कलर कौन सा था, जो सुंदर कन्या के साथ था वो कहां तक आ जाएगा सर? मान लो सुंदर कन्या के साथ किसको भेजे? ए को, तो ए आ गया नीचे और बी रह जाएगा कहीं ऊपर। तो ये सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ? जब आपने किसको डाला ऊपर से? सुंदर कन्या। वो सुंदर कन्या के साथ बी ले आए। ये यही कॉलम क्रोमैटोग्राफी है, जो कि किसका पार्ट है? एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का। सर ये इतना ही सही था? हाँ, क्योंकि इसका कंसेप्ट हम स्टार्टिंग में रेडी कर चुके थे। क्या? एक आग का और जानू के साथ जाना है। बस आग का दरिया रेडी करो, मेल फीमेल खड़े करो, जानू पीछे से बुलाओ, करो सेपरेट, छुट्टी। दैट इज क्रोमैटोग्राफी। डन है जी। अब सुनो ध्यान से, पेपर का क्वेश्चन यहीं तक नहीं अटकेगा। पेपर का क्वेश्चन क्या है? आइए, solubility in स्टेशनरी फेस and solubility in मोबाइल फेस। मोबाइल फेज। सोल्यूबिलिटी मतलब उसमें घुल गया। अच्छा बताना, स्टेशनरी फेज में ए की ज्यादा या बी की ज्यादा सोल्यूबिलिटी? बी की, क्योंकि बी पहले रुका। अब यहां खाली खत्म हो गया, अब देखो अब यहां चुप हो गए, हाँ ये क्या हुआ? मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बताया था, कहां गए ये रहे, कि किसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा? फीमेल का। यार ये लो, अभी देखो मोबाइल फेज, मोबाइल फेज में सोल्यूबिलिटी, क्योंकि मोबाइल फेज किसको अपने अंदर डिसॉल्व करके ले आया? ए को। तो सीधी सी बात है कि सोल्यूबिलिटी इन मोबाइल फेज किसकी है? ए की इज ग्रेटर देन बी। और स्टेशनरी फेज में किसकी हो जाएगी? बी की। ए। तो दोनों को समझो ना, पेपर का क्वेश्चन यहां से पूछने वाले हैं। आप देखना जेई के अभी पीवाईक्यूज दिखा रहा हूं, आप देखना कि वो सारे क्वेश्चन यहीं से डिजाइन कर रहा है। आप क्रोमैटोग्राफी पे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मैंने आपको कहा था वो रिलेटिव भी पूछ सकता है बीच में, कि कितना डिस्टेंस कवर किया इसमें। तो ये कैसी क्रोमैटोग्राफी है दोस्त? कॉलम क्रोमैटोग्राफी। एक बार हम समझ रहे हैं, अभी हमने कोई एग्जांपल नहीं लिया यहाँ पे, किसी भी चीज का कुछ नहीं डाला, एक बार हम समझ रहे हैं कि कॉलम क्रोमैटोग्राफी में करने क्या वाले हैं। कॉलम रेडी करेंगे, ऊपर से ए भी डाला, पहले आपको आग का दरिया बनाना है, स्टेशनरी फेज लगाना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, स्टेशनरी आग का दरिया तो बनाया नहीं, चला दिए, सारे ही क्रॉस कर जाएंगे भाई, सेपरेशन होने वाला नहीं, सेपरेशन नहीं होगा। अगर आप सेपरेशन करना चाहते हो तो क्या बनाना होगा? सबसे पहले आपका दरिया। आपका दरिया। कौन चाहिए होंगे फिर? मेल फीमेल, जिनको सेपरेट करना। पीछे से कौन चाहिए होगा आपको? सुंदर कन्या। सुंदर कन्या, जो धक्का मार के आगे लेकर जाने वाली है। जो आगे उसके साथ चला गया उसकी सोल्यूबिलिटी वहां पर ज्यादा है। सिंपल सी गेम। अभी हम एनसीईआरटी में देखेंगे, वहां देखना कैसे क्वेश्चन निकालते हैं इसमें से। ठीक है, अगला मेरे पास एड्सॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी का अगला कौन सा था? थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। इस थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी को पढ़ने से पहले आपको एक टर्म पढ़ना होगा जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। क्या बोलते हैं? कैपिलरी एक्शन। बायो वाले स्टूडेंट्स ने बायो में भी इस कैपिलरी एक्शन को सुना होगा कि व्हाट इज कैपिलरी एक्शन। देखिए क्या होता है कि अगर आपने इसके अंदर पानी डाल दिया, ठीक है, ये बिल्कुल मैंने चिपका के इसके अंदर पानी डाल दिया, जैसे एक ट्यूब थी, मैंने इसको बिल्कुल सरफेस के साथ लगा दिया और इसमें पानी डाल दिया, ठीक है ना। अब पानी इसके अंदर तो जाएगा नहीं, क्योंकि अभी सरफेस बिल्कुल साथ में चिपका हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल जस्ट चिपका हुआ है।
लेकिन मैं जैसे ही इसको थोड़ा सा ऊपर उठाने वाला हूं, जैसे ही मैंने इसको थोड़ा ऊपर किया, तो अब क्या होगा, पानी अंदर शुरू करेगा, पानी अंदर जाना, और एक कहां तक, इस लेवल तक, या थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, सर ऊपर भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाहर क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये प्रेशर क्या प्रोड्यूस करता है इस पानी के ऊपर, फोर्स, और इस फोर्स की वजह से ये कहां चला जाएगा भाई साहब, ऊपर, पानी और ऊपर भी जा सकता है। कैपिलरी एक्शन, एड्सॉर्प्शन, जो हम पहले भी कर रहे थे, आपने देखा था कि नीचे आप यहाँ पे फ्लास्क में क्या कीजिए, पानी भर दीजिए और यहां पर आप एक पेपर लगा दीजिए, तो पानी जो है वो यहीं तक रुकेगा क्या, नहीं, ऊपर भी जा सकता है, ऊपर भी चढ़ जाएगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। और ये कैपिलरी एक्शन किसकी वजह से होता है, ड्यू टू आउटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लगेगा, वही प्रेशर से फोर्स आएगा, फोर्स से एक्सेलरेट होगा। डन है। अब सुनिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में करते हैं। मैं क्या करने वाला हूं, देखिए मैंने एक ग्लास प्लेट ली, क्या लिया, ग्लास प्लेट। ग्लास की एक प्लेट ली, डन। अब इसके ऊपर मैंने थिन कवरिंग करी, बिल्कुल एक थिन कवरिंग कर दी, स्टेशनरी फेज, जो कि मेरे पास सिलिका जेल वगैरह, इसके ऊपर कवरिंग कर दिया, सिंपल सी। अरे सैंडविच नहीं, सैंडविच के ऊपर कैसे सॉस स्प्रेड किया जाता है, वैसे ब्रेड लिया आपने, सॉस स्प्रेड किया उसके ऊपर, तो ऐसे करके हमने ग्लास प्लेट के ऊपर उसको सिलिका जेल को सेपरेट कर लिया, ठीक है, पूरा स्प्रेड हो गया। अब इसको डाला, कलर चेंज करते हैं। अब इसमें डाला मैंने एक मोबाइल फेस, ये मेरे पास क्या है, मोबाइल फेज। मोबाइल फेस। फेज। अब देखिए कोलम क्रोमेटोग्राफी में क्या था कि मोबाइल फेज आप ऊपर से पोर कर रहे हैं, जो कि ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा था, ठीक है। इसमें ऊपर से पोर करने के लिए कहां से पोर कर रहे हैं, नीचे से, नीचे रख दिया, कभी चल और ऊपर चढ़, और मैंने क्या किया, अपना जो मेरा मिक्सचर था ए और बी का, उसको कहां रख दिया, यहां पे। ये क्या है जी मेरे लिए, ए प्लस बी का मिक्सचर, ए प्लस बी का मिक्सचर। अब धीरे धीरे क्या होगा दोस्त, देखियो, अब इस लाइन को मैं बोलता हूं बेस लाइन, क्या बोलता हूं, बेसलाइन। अरे आग का दरिया है और जानू के साथ जाना है। जानू के साथ जाना है, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो चाहिए होगी ना, कि यहां से स्टार्ट करो। अगला अपने घर से जानू के साथ भागता कर, देखो मैं 2 किलोमीटर चले के आया हूं, लेकिन ये 500 मीटर की स्ट्रिप नहीं चलूंगा, कोल वाली है, चलना तो इस पे है भाई, हम तो ये डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो आप पहले 10 किलोमीटर हाथ पकड़ के चल के आए हो, हमें कुछ नहीं पता, तो ये बेस लाइन कहलाती है। डन। अब जैसे जैसे मोबाइल फेज इसके साथ ऊपर जाना शुरू होगा, क्योंकि मोबाइल फेज इसको साथ लेके चलेगा आपने, तो जैसे ही मोबाइल फेज इसको ऊपर लेके जाएगा, तो हम एक दोबारा एक फिगर और बनाते हैं, जिसमें आप बताना कि हुआ क्या। ये मेरे लिए क्या कहलाई, बेस लाइन, बेसलाइन। ठीक है। अब मैं यहाँ पे वो फेज नहीं बना रहा हूं, क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा उसमें। ए यहां रुक गया और बी यहां तक गया, ठीक है। तो मोबाइल फेज में ज्यादा सोल्यूबल कौन है, ए या बी, बी। हाँ, पकड़ गए, बी ज्यादा है, क्योंकि बी उसको लेके गया ना ऊपर तक। तो क्या मैं यहां लिख सकता हूं कि बी की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, किसमें, मोबाइल फेज में। मोबाइल फेज में। समझ आ रहा है क्या? अच्छा, और ए की ज्यादा है सोल्यूबिलिटी किसमें, स्टेशनरी फेज में। स्टेशनरी फेज में। बस ये लो, क्या गाना एक ही है हमारे पास, सुना होगा आपने कई बार, है ना। देखो न्यूज़पेपर खोला तो वहां मेरे को क्रोमेटोग्राफी दिखी, वहां दिखी, मैं कहा यार यहाँ पे भी मैंने जो पढ़ रखा है और वहां पे यार सेम ही तो हो रहा है,
वही कॉल है, वही वहां पे हमारे पास स्टेशनरी फेज है, वही पीछे से धक्का मारा जा रहा है, वही मोबाइल फेज है, और वो सेपरेट हो रहे हैं। बोलते हैं कि ये जो मोबाइल फेज है, ये मोबाइल फेज ऊपर कैसे जा रहा है। फर्स्ट जो यहाँ पे कैपिलरी एक्शन लग रहा है, क्योंकि यहाँ बाहर की ओर क्या लग रहा है इसके Atmospheric ऊपर, pressure। उसकी वजह से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कैसे चला जाएगा, अगेंस्ट द ग्रेविटी। पहली बात तो यहाँ आती है। दूसरी, क्योंकि एडसॉर्प्शन हो रहा है। एडसॉर्प्शन क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक मॉलिक्यूल्स जो है उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं कि चलो आ जाओ, क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है, ऊपर डिफ्यूजन वाला एक के बाद एक के बाद एक के बाद। हाँ, ये स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है, टाइम लगेगा, टाइम लगने वाला है। यहां तक की गेम समझ में आई? चल सकते हैं आगे। अब एक चीज देखिए, अब एनसीईआरटी या हम एक गेम खेलते हैं यहां पे, क्या कि सर ये मेरी बेस लाइन, ये क्या है मेरे पास? बेस लाइन। मैंने यहां पर एक कुछ भी रखा, मान लो ए रखा, ए प्लस बी नहीं, अभी एक को लेके चल रहा हूं। क्या रखा अभी के लिए? सिर्फ ओनली एंड ओनली ए। अच्छा, नीचे से मोबाइल फेज आया, इसको ऊपर लेके गया, तो ऊपर ले जाते यहां तक ले गया, ये ए डैश, ए ने इतना ट्रेवल किया मोबाइल फेज के साथ, लेकिन जो मेरा मोबाइल फेज था वो खुद यहां तक आया। जो मोबाइल फेज की मुझे लाइन दिखी वो यहां तक दिखी। सर समझ नहीं आया क्या हुआ? देखिए, नीचे से उस पोर्ट को, मान लो ये पेन है, ठीक है, इसको वो ऊपर उठा के लेके आया, यहां तक छोड़ दिया, और उसके बाद खुद आगे चला गया। मतलब वो जो सुंदर कन्या थी ना, अब मान लो कि हर मेल सुंदर कन्या के साथ क्या पूरा क्रॉस करेगा? क्या नहीं, क्या पता उसके पैर ज्यादा दर्द होने लग जाए, वो कहे सुंदर के भाड़ में जा, मैं तो जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं यार। अब देखो, एक तो वो जो सुंदर कन्या है वो इसको इतना डिस्टेंस कवर करवा दी, एक को, और बी को यहां से यहां तक लेगी, बी से बी डैश यहां तक लेगी, और मोबाइल फेज कहां तक गया सर? यहीं तक, ऊपर तक आया। मतलब जो मेरा मोबाइल फेज था, जो मैंने लिक्विड डाला था यार, मान लो पानी था, वो ज्यादा ऊपर चला गया, वो यहीं पे रह गया, ठीक है। अब देखिए, तो आप क्या बता सकते हो इससे कि मोबाइल फेज में किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, ए की या बी की? ए की। क्योंकि ए आगे से गया, आगे तक लेके गया ना उसको, तो ए की सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, बी की कम है। बी की कम है। अब सुनो, मान लो ये यहां से कितने सेंटीमीटर तक गया मोबाइल फेज, 10, और ये यहां से कितने सेंटीमीटर गया? 8 सेंटीमीटर। मान लो कि ये 10 सेंटीमीटर, और ये कहां तक आया भाई साहब? 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मुझे यहां पर क्या देखना है, यहां पर हम एक रेशियो निकाल लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू कि मोबाइल फेज कहां तक गया, और उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे कि तू कहां तक गया भाई। सिंपल सी बात है, देखो कि टीचर ने कितना पढ़ाया और आपको कितना आया, क्योंकि टीचर को आगे तक चला गया, आप अभी पीछे पीछे जा रहे हो उसके, रुके हुए हो। इस चीज को बोलते हैं हम सर रिटार्डेशन फैक्टर। रिटार्डेशन फैक्टर। अब हमेशा रिटार्डेशन फैक्टर मतलब ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 8 बाय में टोटल डिस्टेंस कितना? 10। टोटल हमेशा नीचे आएगा, याद करो जब आप अपने मार्क्स लिखते हो कि टोटल 10 था, ए कितना गया? 8, तो इसकी रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8। इसकी कितनी आ जाएगी रिटार्डेशन की वैल्यू? 0.5, दैट इज 5/10। अब यहां पर सब सेंटीमीटर को मीटर वाले दोनों सेंटीमीटर कर देंगे, तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी आ गई? रिटार्डेशन फैक्टर मेरे पास 0.5। 0.5। अब अच्छा एक बात, सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा, ए की या बी की? यस, स्टेशनरी फेज की बात कर रहे हो या फिर मोबाइल फेज की बात कर रहे हो? मोबाइल फेज की बात करते हैं। मोबाइल फेज में किसकी ज्यादा है सोल्यूबिलिटी? ए की। आप देख रहे हो जिसकी मोबाइल फेज में सोल्यूबिलिटी ज्यादा होती है ना, वो ऊपर तक जाएगा,
और उसका रिटार्डेशन फैक्टर ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगी और रिटार्डेशन फैक्टर भी ज्यादा आएगा। रिटार्डेशन फैक्टर भी मतलब रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा तो सोल्यूबिलिटी इन मोबाइल फेज ज्यादा भी सिंपल सा। ये आप बुक में पढ़ोगे ना, पता नहीं क्या फॉर्मूला लिखो भाई साहब, तगड़ा सा लेवल का बना के उन्होंने दिस डिवाइडेड बाय दिस और बच्चा कह रहा है बच रहने दो दिस है ना। अभी भी मैं अपनी एक ही लाइन पे कायम हूं, कौन सी? एक आग का दरिया है और जानों के साथ जाना है। जानू के साथ जाना है। किसके साथ जाना है? जानों के साथ। क्रोमेटोग्राफी पढ़ रहे थे दो टाइप की, कौन कौन सी? एडजॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन और पार्टीशन। पार्टीशन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन एडजॉर्प्शन एंड पार्टीशन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, एडजॉर्प्शन में दो टाइप है। फर्स्ट इज कॉलम ऊपर से डलेगा, एक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वही ग्लास प्लेट लेंगे और नीचे से डालेंगे। चलो भाई, और सारे के सारे डिस्टेंस कहां से लेने हैं? बेस लाइन। कहां से लेने हैं? बेस लाइन से। तो उससे आप ये बना पाओगे कि किसका रिटार्डेशन फैक्टर ज्यादा, किसका कम, किसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा, किसकी सोल्यूबिलिटी कम। तो आप मोबाइल फेज की निकाल लो, उसका हमेशा अपोजिट होता है कौन सी? स्टेशनरी। मोबाइल की निकालनी आसान रहती है, तो आप मोबाइल के लिए जाइए, मोबाइल की सोल्यूबिलिटी ढूंढिए, स्टेशनरी की ऑटोमेटिक मिल जाएगी। करेक्ट। तो हम आगे चलते हैं, जो कि कौन सी है सर मेरे पास? पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। अभी कुछ हमारे पास चीजें मिसिंग है यहाँ पे, हमने कोई चीजों को, चलो पहले वही कर देते हैं, तो उन्हीं तो एनसीईआरटी में से पढ़ना पड़ेगा। अब सुनो क्या होता है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? कह रही है सर ए और बी सेपरेट हुए, यहाँ पे ए यहाँ गया और बी यहाँ गया। ठीक है, कह रहा है या तो कई बार क्या होता है कि ये डाइज होती हैं, जैसे क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी अलग अलग हो गए, तो इनके कलर होते हैं, दिख जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी नाम यहीं से तो आया था। दूसरा कह रहा है सर इसके कलर विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है, क्या करें? तो पहला ऑप्शन कहता है वो क्या करो, इसको यूवी रेज में डालो। किसमें डालो? यूवी रेज। कह रहा तब दिख जाएगा। हमने कहा ठीक है, क्या यूवी रेज में सबके कलर दिखेंगे? नहीं, जो यूवी रेज को रिफ्लेक्ट करता हो वो कलर आपको दिख जाएंगे। हमने कहा चलो यूवी कलर में डाल के देख लेते हैं। आपने देखा होगा ना पर्पल सी लाइट आती है तो उसमें दिख जाता है। हमने कहा चलो नहीं दिख रहा तो ये करके कर लो भाई। अच्छा सेकंड, वो कह रहा सर यूवी रेज में भी नहीं दिख रहे, तो क्या करें? कहता कुछ मत करो, कह रहे नीचे एक आयोडीन का सोर्स रखो। अब पता है आयोडीन सब्लिमाइज होता है, डायरेक्ट क्या करेगा ए और बी पे, जो इसके वेपर्स हैं वो किसके पास जाने लगेंगे? ए और बी के पास। ए और बी। अब ए और बी का अगर स्ट्रक्चर में से कोई आयोडीन के साथ उस आयोडीन को क्या कर ले अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, जैसे स्टार्च का करते थे हम टेस्ट। वो क्या होता है कि आयोडीन को अपने जो स्ट्रक्चर होता है उसका, उसमें क्या कर लेता है? ट्रैप। और कैसा कलर शो कर देता है मुझे? ब्राउन। तो एक आयोडीन टेस्ट भी है जी यहाँ पे, जो कि किसके लिए है जी? कैसा कलर? ब्राउन। ये हर एक के वैलिड नहीं है, तो हाँ हर एक में चला दो। सर कलर दिख रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा अब देखना तो है ही है, क्या डाल लो? यूवी लाइट। क्या पता यूवी लाइट में दिख जाएगा, क्या पता आयोडीन लगा के देख लो ब्राउन आ जाए। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है नीट जैसे एग्जाम में, वो है अमाइनो एसिड का। किसको है? अमाइनो एसिड। वो कहता है जब भी आप अमाइनो एसिड डालने वाले हो ना, जब भी आप अमाइनो एसिड डालने वाले हो, अमाइनो एसिड के लिए एक स्पेशल केमिकल आता है, उसका स्प्रे करना बहुत जरूरी है। उस पे प्लेट पे, इस प्लेट पे क्या कर लिया जाए? उसका स्प्रे का नाम है निनहाइड्रिन। स्प्रे का क्या नाम है? निनहाइड्रिन। निनहाइड्रिन का सॉल्यूशन आप पहले लगा लेंगे, उसके बाद अमाइनो एसिड की तरफ जाएंगे। क्लियर है दोस्त? क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? हाँ जी।
क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर हुई? वही एक आग का दरिया है और जाना है। इजी है ना क्रोमेटोग्राफी, है ना? इजी लगी हमको समझने में, भाई साहब हाथ पैर फूलते हैं। अब कौन सी है अगली मेरे पास? पार्टीशन, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। और इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास एक है कौन? पेपर क्रोमेटोग्राफी। और इस पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज कौन है? लिक्विड। और मोबाइल फेज भी कौन है? लिक्विड। ये दोनों लिक्विड। वो पहले वाले में स्टेशनरी फेज मेरे पास क्या था? सॉलिड। और मोबाइल फेज क्या था? लिक्विड। लिक्विड और गैस। करेक्ट। अब सुनो, पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, अब देखना बिल्कुल ध्यान से। एक पेपर लिया जाता है स्पेशल टाइप का, मान लो सेल्यूलोज या सेल्यूलोज पेपर ले लिया, ठीक है। ये पेपर इतना स्पेशल होता है कि इसके अंदर वाटर ट्रैप होता है। पहले ही वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? अंदर ट्रैप होते हैं। जैसे भैया एक पेपर लिया, उसके अंदर थोड़ा सा स्प्रे किया पानी का, ऊपर एक और पेपर लगा दिया बिल्कुल थिन, तो एक स्पेशल पेपर तैयार हो जाएगा जिसके अंदर कौन ट्रैप हो रखा है? वाटर ट्रैप हो रखा है। कौन ट्रैप हो रखा है? वाटर। तो अब यहां पर जो मेरे पास स्टेशनरी फेज है वो कौन हो जाएगा? वाटर। कौन है यहाँ पे? वाटर, क्योंकि वो ट्रैप है, ट्रैप है पानी अंदर इसमें। पानी अंदर ट्रैप है, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप पढ़ चुके हो वो सारी गेम पहले ही जो यहां की जाती है। क्या करेंगे सर? वही क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा और क्या डालने वाला हूं मैं यहां पे? मेरा मोबाइल फेज, जो यहां पे क्या डालने वाला हूं मैं? ए प्लस बी। ये ऊपर उठेगा, ए यहां अटकेगा और बी यहां पे। सेम है सर। आपने इसमें और इसमें कुछ अलग तो बताया नहीं, बात तो सेम थी। नहीं, बात सेम नहीं थी। यहां पे क्या लिया गया? पेपर। वहां क्या लिया गया? ग्लास प्लेट। समझो, दिमाग लगाओ। वहां ग्लास प्लेट थी, यहां पे क्या था? पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो सर इसको फिर पार्टीशन क्यों बोला जा रहा है? पार्टीशन क्यों बोला जा रहा है यहां पे? समझिए ध्यान से। और इस पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का आपको एडवांस वर्जन बताऊंगा। बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है +2 में है वो इस क्रोमेटोग्राफी को करते हैं। देखो कैसे, अभी वो लिंक कर जाएंगे, देखना यहां पे सब कुछ। देखो एक बार, अभी तक मैं जो यहाँ पे ग्लास प्लेट पे कुछ भी डाल रहा था, जो मेरा स्टेशनरी फेज था, वो सिलिका या फिर एल्यूमिनियम का जेल था, जो कि नॉन पोलर होते हैं। जो कि मतलब वो यहाँ पे पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी खेलते नहीं। मतलब स्टेशनरी फेज का पोलैरिटी नॉन पोलैरिटी में कोई भी रोल किसका था? मोबाइल फेज का। क्योंकि मोबाइल पोलर है, नॉन पोलर है, उसके ए या बी को किसको अपने अंदर डिसोल्व करके साथ लेके जा रहा है, वो सोल्युबिलिटी हम चेक कर रहे थे। स्टेशनरी फेज का कोई भी रोल यहां पर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन पेपर क्रोमेटोग्राफी में जहां पर जो मेरा स्टेशनरी फेज है वो क्या है? वाटर ट्रैप्ड इन द पेपर। वो क्या है मेरे लिए? स्टेशनरी। क्या अब वो स्टेशनरी फेज पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी में इंटरफेयर नहीं करने वाला है क्या? क्योंकि वाटर खुद पोलर है। तो इसके अंदर क्या होता है कि मेनली जो हमारे आयंस जो है वो भी सेपरेट हो जाते हैं। कैसे सर? जैसे कि मान के चलो मेरे पास दो आयंस थे, ए और बी। ए क्या था सर? मेरे पास आयन था मान लो H+, और बी मेरे पास आयन था, प्लस में ही ले लेते हैं, कोई NO+। डन। अब पानी है सर, वाटर डाला हुआ है, वाटर का इसके साथ अट्रैक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है सर? होने वाला है, बिल्कुल होगा। सर आपने जो मोबाइल फेज डाला वो तभी इनको ऊपर लेके जाएगा जब वो भी इनके साथ क्या हो? अट्रैक्ट हो, वो खुद भी पोलर हो, वो खुद भी पोलर हो। अब सुनो, आपको क्या लगता है? मान लो मैंने ये दो डाले, तो मान लो बी ऊपर तक गया, बी ऊपर तक गया, तो बी कौन होगा? H+ या NO+? ऊपर जा रहा है।
सर ऊपर कौन जाएगा? चलो एक और मैं अभी बताता हूँ, गेम सेट करो। मेरे पास वो आपने देखा होगा एयर बैलून आते हैं ना बड़े बड़े, जिसमें बैठ के जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, 2 एयर बैलून रेडी, ठीक है। एक में क्या करा, मेरे को बिठाया गया, दोनों की पावर सेम है। एक में 3-4 हाथी बिठा दिए गए, कौन ज्यादा ऊपर चला जाएगा? क्यों? आज वापस आंसर देना। H प्लस और कौन ज्यादा ऊपर चला जाएगा? क्यों? वेट क्या है? कम है। ज्यादा ऊपर चला जाएगा, ज्यादा ऊपर चला जाएगा। क्या किसी को कुछ याद आ रहा है कि हम ऐसा कहां करते हैं? कहां? यस, एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वहां पर क्या करते हैं कि सर अगर हम ये मोबाइल फेस डाल के करते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड लगवा दी ताकि चलो भाई भाग, अरे फोर्स लगवा दिया, धक्का मरवा दिया कि चलो भागो, बन गया एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वो इसी का पार्ट तो है, और कुछ थोड़ी ना, इसी का पार्ट है भाई। तो उसमें वो जो हमने इलेक्ट्रिसिटी वाले वो 2 लगाए हैं, उसमें वो सुंदर करने होंगे। नहीं सुंदर करना तो ये मोबाइल फेस के हिसाब से चलने वाला है, लेकिन वो हम क्या है कि बस थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगवा देते हैं, हल्के वाले पे फोर्स ज्यादा लग जाता है ना, तो ज्यादा दूर तक चले जाते हैं। वो मतलब अभी आप जब एगरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ोगे तो वहां पता चल जाएगा। लड़कियां जो छेड़ कर रही है। हाँ, अच्छा एक और चीज यहाँ पे एक कंफ्यूजन रहती है, पेपर का क्वेश्चन गलत हो सकता है। हाँ जी, ए और बी में से मोर पोलर सब्सटेंस कौन सा होने वाला है? ए या बी? मोर पोलर सब्सटेंस कौन सा होने वाला है, ए या बी? ए होएगा ए। क्यों? क्योंकि वो स्टेशनरी फेस में हमारा वाटर है ना, हाँ, वो पोलर तो सब्सटेंस है, पोलर। क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा पोलर होता है भाई। हाँ, लाइक डिसोल्व्स। तो अगर मोर पोलर सब्सटेंस है तो वो इसमें से कौन होगा? ए। तो मैं कहूंगा कि मोर पोलर जो सब्सटेंस है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी लो रहती है, पहले ही अब्सॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा पोलर, पानी से ज्यादा फोर्स किसका होगा यार? तो पानी का ज्यादा फोर्स, तो पानी पहले ही रोक लेता है उसको। डन। देखिए क्या है, यहां पोलर सब्सटेंस कौन है? यहां पर वाटर, ठीक है। जो जितना ज्यादा पोलर होगा, पोलर मींस कि उसके पास नेगेटिव पॉजिटिव बहुत ही ज्यादा है, तो जितने नेगेटिव पॉजिटिव होंगे पानी उतना घेर लेगा इनको, चारों तरफ से पानी घेर लेगा, तो क्या मूवमेंट हो पाएगी? नहीं। अच्छा, इसका क्वेश्चन, इसका आंसर भी दे देते हैं। हाँ भाई, किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, लिथियम की या Li प्लस की? क्यों? वेट कम। किसकी मोबिलिटी ज्यादा है, लिथियम की या लिथियम प्लस की? लिथियम की। क्यों? क्योंकि लिथियम एक्वस होते हैं, इस पे कौन सा चार्ज आ चुका है, और पॉजिटिव को कौन घेर लेगा चारों ओर से? पानी जाने ही नहीं देगा, नेगेटिव को भी घेरता, क्योंकि पानी में दोनों चीजें प्रेजेंट है, क्योंकि पानी पोलर है। यहां पे कौन सा चार्ज है, और हाइड्रोजन पे पार्शियली पॉजिटिव और यहां पे पार्शियली, तो ये दोनों को घेर सकता है। पॉजिटिव डालोगे तो नेगेटिव वाला पकड़वा देगा, नेगेटिव डालोगे तो पॉजिटिव पकड़ लेंगे, तो पानी से बच के नहीं जा सकता। तो सिंपल सी कहानी है, मोर पोलर सब्सटेंस मतलब चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस ज्यादा है, पानी ज्यादा गिरेगा, अगर ज्यादा घेरेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी लो लो। हो जाएगा। खत्म। क्या यहां तक की गेम आपको समझ में आई? क्या यहां तक की गेम आपको समझ में आई कि हम पढ़ रहे थे क्रोमेटोग्राफी? कितना आसान था, इजी था क्रोमेटोग्राफी। गाना एक ही, कौन सा? एक और बस जब भी आप क्रोमेटोग्राफी लिखेंगे, इसकी स्टार्टिंग आपकी हमेशा स्टेशनरी फेज और
मोबाइल मोबाइल फेस। फेस। करेक्ट यहाँ तक की है एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन। Partition। अब सर यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं हो रहा, नहीं यार, वाटर क्या है, वाटर एड्सॉर्ब नहीं कर पाता इतना ज्यादा सरफेस पे क्योंकि यहाँ पर सॉलिड है। एड्सॉर्प्शन वाले में जो मेरा स्टेशनरी फेज था वो क्या था, सॉलिड, Solid। और सॉलिड के ऊपर एड्सॉर्प्शन अच्छे से दिखता है हमें। हम यहाँ करते हैं पार्टीशन। पार्टीशन किसका, आयंस का। आयंस भी पार्टीशन हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव अलग हो गए, नेगेटिव नेगेटिव अलग हो जाएंगे, ड्यू टू देयर साइज, ड्यू टू देयर मास, है ना। तो वो सब चीजें हम खेलते हैं। ऐसे वही डीएनए फ्रेगमेंट्स को भी अलग किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज, क्योंकि साइज बड़ा होगा तो चार्ज ज्यादा होगा तो वो नीचे ही रह जाते हैं। मोर पोलर सब्सटेंस रिलेटिवली लो स्पीड में रहेंगे। क्लियर यहां तक की गेम, पक्का। तो आइए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं पीडीएफ में, जो जेई मेन के कुछ क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखाते हैं। और आप क्वेश्चन आंसर्स का लेवल देखना। अभी तक आपने जो प्रीवियस पढ़ा वो भी आएगा साथ में, जितनी भी आपने टेक्निक्स पढ़ी कौन कौन सी थी। फर्स्ट इज सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, crystallization, differential extraction, and the last one is chromatography. ये लीजिए, आइए क्वेश्चन देखिए कहां पे आया हुआ है, 2025 का क्वेश्चन है। आइए, स्टीम डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर किसका किया जाता था, ग्लिसरॉल प्लस स्पेंडलाइन इन सोप इंडस्ट्रीज। तो सी का तो फोर्थ है सर, सी का फोर्थ सर, ए और डी में भी है। और आ जाओ, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किसका किया जाता है, डीजल और पेट्रोल का। तो ए का क्या बन रहा है हमारे लिए, सॉरी डी का बन रहा है फर्स्ट, और सी का बन रहा है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 में पूछा है, आगे अगला देख लो, वो भी 25 वाला, यही एनालिन फ्रॉम एनालिन वाटर मिक्सचर, है ना। यहाँ पे होगा ग्लिसरॉल फ्रॉम स्पेंट लाइक सॉल्यूशन इंडस्ट्री, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। इसका जो बी का थर्ड है, एक में ही है ए आंसर। अच्छा ये बताइए जरा, बोलेगा कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 110, द प्यूरिफिकेशन मेथड बेस्ड ऑन द फ्लोइंग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। किसको आंसर मिल गया, सॉलिड को हीट किया क्या बने, वेपर को कूल किया, तो ये कौन सा मेथड है इन सब में से, सब्लिमेशन। कैसा है, सब्लिमेशन। सिंपल सी गेम। ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। आओ जेई 2024 क्या पढ़ना, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन कौन सी, पेपर वाली। In partition chromatography, stationary phase is a thin film of लिक्विड present in the, इनर्ट स्पोर्ट। ठीक कह रहा है, बिल्कुल ठीक कह रहा है। आगे, in पेपर क्रोमेटोग्राफी, the material of paper act as, स्टेशनरी फेज। नहीं, वाटर स्टेशनरी होता क्या वो पेपर है, है नहीं, अंदर ट्रैप्ड वाटर है, वो है स्टेशनरी फेज वहां पे। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, पेपर बट का क्या काम होता है, पेपर तो सिर्फ, ट्रैप करने पानी को पानी को ट्रैप हाँ। करने के बस। तो बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, नहीं, नहीं, फर्स्ट इज ट्रू True, बट सेकंड statement इज second is फॉल्स। false. आओ क्वेश्चन नंबर 113 पढ़ो। Chromatographic technique based on the principle of differential adsorption. हाँ, डिफरेंशियल Adsorption. बताइए जल्दी जल्दी, ए एंड बी या सी ओनली, A and B.
क्योंकि क्या पूछा उसने, डिफरेंशियल एडसॉर्प्शन और एडसॉर्प्शन कॉलम में भी होता है और थिन लेयर में भी होता है ए एंड बी ओनली। क्योंकि देखो एनसीईआरटी उसमें एब्जॉर्प्शन लिखते हैं, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन। डिफरेंशियल टर्म कहां यूज करती है, डिफरेंशियल पार्टीशन में। डिफरेंशियल वहां से उठा लिया, एब्जॉर्प्शन कह रहा था ना। जो बच्चा डिफरेंशियल देखते ही टिक करेगा मरेगा, क्योंकि ऑप्शन सी भी दे रखा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहां भी फंसा लेंगे, क्या दिक्कत है। आइए मुझे ये क्वेश्चन कराना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई साहब, ये देख के बच्चा वैसे ही पढ़ जाता है। 2024 पढ़िए क्या कह रहा है, On the thin layer. क्रोमेटोग्राफी प्लेट। आगे नहीं पढ़ेगा कोई, बनाऊंगा मैं पहले साथ से। ऑन अ थिन लेयर, क्रोमेटोग्राफी प्लेट आओ कहां है प्लेट है, स्पेस, चलो यहां बनाते हैं। ऑन अ थिन लेयर, क्रोमेटोग्राफिक प्लेट पढ़ना है क्या लिखा, एनऑर्गेनिक कंपाउंड मूव्ड बाय 3.5 सेंटीमीटर मतलब ये कितना गया 3.5 सेंटीमीटर while the solvent moved by 5 सेंटीमीटर solvent कहां चला गया जी, 5 सेंटीमीटर पूछ क्या रहा है, द रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डैश इनटू 10 की पावर माइनस, 1 तो वहां पर वो x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी। अभी लो ये क्या रिटार्डेशन फैक्टर ही तो पूछ रहा है, कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा 0. जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू, 10 की पावर -1 तो आंसर क्या आ गया मेरे पास 7 x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास 7 छुट्टे। दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 120। ये देख के बड़े बड़े परेशान हो जाते तो ये क्रोमेटोग्राफी में ये क्या पेल दिया भाई साहब। पढ़ते हैं आइए, यूजिंग द गिवन फिगर द रेशियो ऑफ RF रिटार्डेशन फैक्टर वैल्यू फॉर अ सैंपल A एंड सैंपल C इज x इंटू 10 की पावर -2 x पूछ रहा है। तो कोई नहीं, देखो अब कुछ नहीं, मैथमेटिकल थोड़ा सा गेम खेलेगा। रिटार्डेशन फैक्टर निकालते हैं a का और फिर c का और दोनों का वो मान लेंगे रेशियो। आओ पहले a का निकाल लेते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ a। हाँ भाई a कितना गया 5 5 डिवाइडेड बाय सोलवेंट का पहुंचा 12.5 अब इसको मैं पहले कटिंग कर लूं, है ना, माना बोली रेशियो निकालना कट जाएगा। रिटार्डेशन फैक्टर ऑफ c C किसका c का c कहां तक पहुंचा है सर 10 डिवाइडेड बाय में 12.5 आजा 10 डिवाइडेड बाय में 12.5 क्लियर। अब मुझे क्या करना है, रेशियो a बाय b, a बाय b, a बाय में 12.5 डिवाइडेड बाय c करूंगा तो ये आ जाएगा 12.5 डिवाइडेड बाय में 10 कितना आया 1/2 दैट इज 0.5 और मुझे चाहिए इंटू 10 की पावर -2, तो ये 5/10 तो है ही है, नीचे ऊपर 0 0 से कर लो तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 की पावर -2 और वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास इसकी 50 कितनी वैल्यूज आ गई मेरे पास इसकी निकल गई 50 आ गई। और बताओ ये फिर आ गया, मतलब आप देख रहे हो वो इस पे मतलब फिदा है इस पे, तो वो कह रहा है ये तो मेरे को देख दो, ये रिटार्डेशन फैक्टर वाला मतलब। अब देखो ये लोग क्या कर रहा, डिस्टेंस कहां से दिया बॉटम से, लेकिन सारे डिस्टेंस कहां से लिए जाएंगे बेस लाइन से लेने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल 9 सेंटीमीटर का हो गया, तो ऊपर से कितना गया ये बस वो प्लस माइनस हो जाएगा कोई जी। ये पूरा तो 9 है ना, दे तो रहा है a and b 5 and 7 फ्रॉम द बॉटम। अब सुन, यहां से ये 5 गया तो बेस लाइन से कितना गया होगा 4, यहां से ये 7 गया तो बेस लाइन से कितना गया होगा 6। एक आग का दरिया है और जानों के साथ जाना है। क्वेश्चन नंबर 119 के साथ जाएंगे, पढ़िए
The adsorbent used in adsorption chromatography. Silica gel. इज सिलिका जेल तो ऑप्शन ए A एंड and बी। B. पूरा तो पढ़ लिया ये ऑप्शन देगा भाई, पूरा तो पढ़ो। Alumina. एल्यूमिनियम है ना, मेरे को ना ये क्वेश्चन बहुत फनी क्वेश्चन है। देखो ये आप पढ़ के बताना क्या फनी है सर इसमें, पढ़ ले। The fragrance of flower is due to presence of some steam volatile organic compounds called essential oils. These are generally insoluble in water at room temperature but are immiscible with water vapor in vapor phase. A suitable method for extraction of these oils from the flower is क्या है? steam वो distillation. खुद ही तो बोल रहे कि स्टीम में है भाई, तो ऑप्शन तो स्टीम डिस्टिलेशन ही तो बनेगा। वो खुद कह रहे कि स्टीम में जाएगा, तो अब ऑप्शन बता दो। हाँ, एक और क्वेश्चन था ऐसे ही। Which among the पढ़ लो। purification method is based on the principle of solubility in two different solvents? कौन सा? सोल्यूबिलिटी इन टू डिफरेंट Differential extraction. नहीं, बढ़िया क्वेश्चन, ये स्टार मार्क करके रखना, नीट के लिए खुला हुआ है क्वेश्चन। Column chromatography, mixture of two compounds. A and B was separated. A eluted first, मतलब A पहले रुक गया। This indicates B has। अब ये stronger adsorption की बात किसमें कर रहा नहीं, है? एल्यूटेड, हम ये एल्यूशन वाला समझो। एल्यूटेड मतलब एल्यूशन है मेरे पास मोबाइल फेज। अच्छा। एल्यूशन में जब बोलता हूँ किसको, मोबाइल फेज। आ जा, सुनो, एल्यूशन जो है वो मोबाइल फेज को बोला जाता है। एल्यूटेड फर्स्ट का मतलब है कि ए मोबाइल फेज के साथ चिपक लिया है, बी नहीं चिपका, बी नहीं जा रहा, ए जा रहा है, ए चला गया। दिस इंडिकेट्स बी हैज। चलो सुनो, बी पहले रहेगा या बाद तक जाएगा? पहले, तो रिटार्डेशन फैक्टर भी कम होगा, कम होगा, रिटार्डेशन फैक्टर कम होगा और स्ट्रोंगर, क्योंकि एड्सॉर्प्शन किस पे होगा? स्टेशनरी फेज पे। क्योंकि स्टेशन पहले ही रुक गया, क्योंकि मोबाइल वाला लेके नहीं गया। अगर मोबाइल फेज में सोल्यूबिलिटी नहीं है तो सारी सोल्यूबिलिटी किसके पास आ गई? शिफ्ट कर दो, तो स्टेशनरी। तो आंसर क्या बन रहा है? डी, दैट इज लो रिटार्डेशन फैक्टर एंड स्ट्रॉन्ग एड्सॉर्प्शन। क्योंकि एड्सॉर्प्शन मोबाइल फेज नहीं करेगा, वो तो सोल्यूबल करेगा। ये देखो भाई, ए बी सी, क्या बता दो। और सुनो, इस पे जाने से पहले हम एक आध क्वेश्चन लगाते हैं कुछ। क्वेश्चन In layer chromatography of a mixture shows the following observation. In layer chromatography. हाँ, अरे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर रहा है भाई साहब, ये बेस लाइन डाली उसने, ठीक है। तो वो कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ इल्यूशन इन द सिलिका जेल कोलम क्रोमेटोग्राफी। सिलिका जेल पे कौन जल्दी पकड़ा जाएगा? सबसे जल्दी कौन पकड़ा गया? सिलिका जेल कोलम पे कौन? बी। उसके बाद तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी सी। गलत जवाब। सुनो तो सही यार, आप मेरे को ए सी बी क्यों आंसर है ये बता रहा कोई? हम तुक्के मारते रहो। ए सी बी आंसर क्यों है? कहां से जाएगा? मोबाइल नीचे से जाने वाला है ना। कहां से जाएगा? नीचे से। अरे खेल गया वो तुम्हारे साथ, आईक्यू खेल गया आपका। पढ़ो क्या कह रहा है, सुनो क्या कह रहा? थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ऊपर से डालते हैं।
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में को कब से ऊपर से डालने लगे, वो तो नीचे से, लेकिन इसने पूछा किसका, सिलिका जेल कॉलम क्रोमेटोग्राफी का। इमेज दिखाई कोई और, आंसर पूछा किसी और का। BCA आंसर इज ACB। कैसन, अरे ऊपर से कोई भी मोबाइल फेस डालोगे, सिलिका जेल यहां पर कौन होगा, स्टेशनरी फेज। अब जो स्टेशनरी फेज के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड बनाएगा तो ऊपर ही रुक जाएगा, फिर सी और फिर जैसे ए फिर सी और फिर डी, तो आंसर इज ACB। इल्यूशन का मतलब कि मोबाइल फेस के साथ। लेकिन उसने पूछा इल्यूजन इन द सिलिका जेल। इल्यूशन टर्म मान गया मैम, भाई मोबाइल फेस के लिए यूज की जाती है। इल्यूशन मतलब होता है सोल्युबिलिटी। अगर कुछ नहीं दे रखी तो मोबाइल फेस की लोगे, भाई ने स्पेसिफाई करा कि सिलिका जेल की बता। हाँ। ये लो 2022 में आया था। अच्छा एक बात देख रहे हो आप, कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, या तो वो आपको दिखेंगे क्रोमेटोग्राफी पे, रिटार्डेशन फैक्टर पे, या फिर वो एग्जांपल वाले कि पेट्रोल और वाटर कैसे सेपरेट करोगे, 4 मेथड थे, वो डिस्टिलेशन ये वो एग्जांपल याद होने चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ 2 एग्जांपल याद कर दो, आंसर मिल जाता है। एक तो ग्लिसरॉल प्लस पेंटालाइन सॉल्यूशन और एक पेट्रोल प्लस वाटर, खत्म। क्लोरोफॉर्म एनिलीन ले लो, कोई एक याद कर लो, सारे आंसर वही मिल जाएंगे आपको, क्योंकि चारों लिखे होते हैं वहां पे। पढ़ना 134 थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। यस। अच्छा ये ध्यान रखना, है एडसॉर्प्शन की जगह एब्जॉर्प्शन लिख देगा, पता नहीं चलेगा आपको, खेल जाएगा गेम। आगे, a thin layer of Silica gel is spread over a glass plate of suitable size in thin layer chromatography which act as an adsorbent. एडसॉर्बेंट, हाँ वही स्टेज एडसॉर्बेंट की तरह काम। बात ठीक है कि नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या बन रहा है इसका, A. चलो अब तुम्हारे हवाले बताना चाहती हूँ, 135 पर ढूंढ के लाओ। क्या नाम है? Choose the correct answer. Naphthalene तो sublimation. B का तो सेकंड है। ए का क्लोरोफॉर्म एनिलीन का, सही है। C या D में से होगा। अब ढूंढो। रुको। अरे क्लोरोफॉर्म एनिलीन किसमें थे, उसमें ये थर्ड डिस्टिलेशन। अच्छा क्लोरोफॉर्म और इसका डिस्टिलेशन, वाटर और एनिलीन, नेफ्थलीन और सोडियम क्लोराइड का मान लो यार सीधा। अरे वो तो उसमें भी कोई रखा है। कहां पे, वो बेंजोइक एसिड के साथ है। फोर्थ है। तीन ऑप्शन है, ढूंढना कर दो। ये लो जी 2020 इंडस्ट्री बाय डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड। यस, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड। तो याद करो यार, ग्लिसरॉल पेंटालाइन में वो अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही टूट जाता है, इसीलिए हमने जो प्रेशर था आउटर एटमॉस्फेयर कम कर दिया, जिससे वो जल्दी बॉइलिंग है। ये लो, अब ये क्वेश्चन पढ़ना, देखने में तो बहुत खतरनाक लगेगा। The separation of two colored substances was done by paper chromatography. The distance traveled by solvent front, substance A and substance B from the baseline are. हो जाएगा आंसर। रिटार्डेशन फैक्टर पूछ रहे हैं यार, सॉल्वेंट दे दिया। तो इसने डिस्टेंस को 3 देनी है। अरे पहला सॉल्वेंट का है, एक तो ये भोजपुरी नहीं समझ आती इनको भाई साहब, नहीं आ गई कसम से एक तो इंग्लिश नहीं आती भाई साहब पढ़ के। सॉल्वेंट फ्रंट सब्सटेंस भोजपुरी मीडियम पढ़े होगा 10th तक, उन्हें लिखा ना सॉल्वेंट फ्रंट सब्सटेंस, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सॉल्वेंट के लिए। टोटल मतलब हाँ हाँ 2.0 ये नहीं मिलता कुछ यार, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, कैसे? वो हम फिर ऐड करके निकालेंगे। हाँ
दोनों का निकाल के फिर घर जाके क्वेश्चन करिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ये वाला क्वेश्चन करना भाई खुद ही, 1.1 फ्री ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अब ये भी सी है, ये देखना। निकालना है रिटार्डेशन। हाँ, तो ये निकालना आप लोग। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस पे बात करेंगे। करेक्ट? तो आई थिंक अभी तक आपको क्रोमेटोग्राफी समझ में आ गई होगी डिटेल में। बस एक लाइन याद रखना, हमारा हैशटैग क्या है, इक आपका नजरिया, और जहां पर हमने रिटार्डेशन फैक्टर, स्टेशनरी फेज, मोबाइल फेज, है ना, क्रोमेटोग्राफी दो टाइप पे हमने डिवाइड करी थी। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन एंड द सेकंड वन इज पार्टीशन। एब्जॉर्प्शन में अगर हम बात करें तो टू टाइप थे हमारे पास। फर्स्ट वन इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी एंड द सेकंड वन इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे थे। और अगर हम देखें यहाँ पे पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी हमारे पास एक ही है जो हम पेपर क्रोमेटोग्राफी। और आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ इतनी ही टेक्निक्स है क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी और बहुत सारे टाइप्स की भी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली ये 3 टाइप ही पढ़ाए जाते हैं, तो हमें ये 3 ही पढ़ने हैं। और क्वेश्चंस भी आपने देखा कि एनसीईआरटी से बाहर एक भी नहीं है। हाँ, मस्ट है, इस लेक्चर को करने के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लीजिए, और ये जो पीवाईक्यूज है जेई के, ये लगा लीजिए, इससे आपको बहुत क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसके अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।